हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप जोन। मैं हूं शुभम कुशवाहा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा री एग्ज़ाम होने वाला है और प्रीवियस वाला जो पेपर हुआ यानी जो जून में पेपर हुआ उसको देख के हमें ये पता चलता है कि जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न वाले थिंकर हैं या पोस्ट मॉडर्न वाले जो हमारे विचारक हैं उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे थे। हमने एक पूरा पैसेज ही देख लिया था कि माइकल फूके से मिशेल फूके से पूरा पैसेज आ गया था पिनॉप्टिकन पे। तो मतलब ऐसा है कि हम ये वाले जो थिंकर्स हैं उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्निज्म के सिर्फ 3 थिंकर कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। हार्डली हमारे पेपर को लगभग लगभग 20 डेज बचे हैं। क्लियर। तो पहला एडवर्ड साइड जो हमारे सामने आते हैं इसके मेजर मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने ओरिएंटलिज्म एंड ऑक्सीडेंटलिज्म के बारे में बताया कि वह इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटा, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट वाले जो थे वो ओरिएंट थे एंड वेस्ट वाले जो थे वो वो ओरिएंट जो थे वो वेस्ट वाले थे, ऑक्सीडेंट जो थे वो कौन थे, वो ईस्ट वाले लोग थे। क्लियर। तो बेसिकली यही ये आलोचना करते हैं। उसके बाद इन्होंने एग्जाइल के बारे में बताया, पावर एंड नॉलेज के बारे में बताते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट इनकी जो कुछ किताबें हैं जैसे कि ओरिएंटलिज्म इनकी किताबें हैं, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, कवरिंग इस्लाम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। ये सारी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। क्लियर। तो ध्यान रखना है एडवर्ड सेड की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो आपको इसमें मेंशन की गई है। एंड पावर एंड नॉलेज ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछा ही जाता है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। क्लियर। जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द की थ्योरेटिकल प्रॉमिस इन एडवर्ड सेड इन द डिस्कशन ऑन द ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म की चर्चा में प्रमुख सैद्धांतिक प्रतिज्ञा क्या थी। तो इसमें से जो मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की गई थी बेसिकली वो पूछ रहा है। तो इसमें बेसिकली इसमें आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड आर्कियोलॉजी ऑफ पावर की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए एंड डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट हो जाएगी। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटा, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट के लोग जो थे वो क्या थे, ऑक्सीडेंट थे। एंड ये कौन थे, ओरिएंट थे। क्लियर। तो जो ओरिएंट थे वो ईस्ट की आलोचना करते थे कि आप लोग बहुत सिविलाइजेशन नहीं है, ये सारी चीजें बताते थे। उसके बाद इनका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। अभी अभी हमने देखा कि कौन है ऑथर इसके, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के कौन ऑथर है, एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड किसने लिखी थी, एडवर्ड सेड ने। इसमें बेसिकली इन्होंने बताया कि कल्चर और पावर का क्या रिलेशन होता है, कैसे कल्चर एंड पावर का क्या रिलेशन होता है, कल्चर एंड पावर का क्या रिलेशन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्शन ऑफ द ओरिएंट। निम्नलिखित में से किसने ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्शन ऑफ द ओरिएंट पुस्तक लिखी है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल, एडवर्ड सेड ने। एडवर्ड सेड ने ओरिएंटलिज्म एंड ऑक्सीडेंटलिज्म के बारे में बताते हैं। क्लियर। तो बेसिकली एडवर्ड सेड से जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए थे वो लगभग लगभग 3 ही क्वेश्चन मुझे मिले। और भी जो बहुत पुराने क्वेश्चन थे वो इतने ज़्यादा लायक नहीं थे। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट थिंकर आते हैं पियर बोर्दोई। क्लियर। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैबिटस, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हैबिटस क्या है, ड्यूरेबल, ट्रांसफॉर्मेबल, जो कि हमारे सोशल कंडीशन होती है, जो स्किल्स होते हैं, जो लैंग्वेज होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटस। कल्चरल कैपिटल के बारे में बताते हैं, सोशल कैपिटल के बारे में बताते हैं। 3 टाइप्स की बेसिकली इन्होंने कैपिटल, 4 टाइप्स की बताया। कौन कौन सी, इकोनॉमी, इसको जूम कर देता हूँ, इकोनॉमी के बारे में और कल्चरल कैपिटल के बारे में, सोशल कैपिटल के बारे में एंड सिंबॉलिक या कई जगह इसको लैंग्वेज कैपिटल भी लिखा
रहता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताब जैसे डिस्टिंक्शन 1979 में आई, उसके बाद इनकी बुक द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980 में आई, एंड द आउटलाइन ऑफ थ्योरी आई, इनकी बुक आउटलाइन ऑफ थ्योरी आई 1977 में, 1977 में। क्लियर। डोक्सा, डोक्सा क्या है? अ टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब कि ऐसी आदतें या ऐसे जो वैल्यूज होते हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं मानते हैं। क्लियर। ये उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पियर बर्दोई द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव make use of concept of capital, which of the following is not a part of concept, not a part of concept। तो बेसिकली इसमें से पूछा कि कौन सा इसमें कैपिटल नहीं है। अभी अभी देखिए हमने इसमें रिसेंट पढ़ा इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड सिंबॉलिक। इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सिंबॉलिक, तो इसमें से इकोनॉमिक हमने पढ़ लिया, सोशल पढ़ लिया, हमने कल्चर पढ़ लिया। बेसिकली हमने क्या नहीं पढ़ा? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि हु हैज ऑथर्ड द बुक डिस्टिंक्शन, कौन, किसने डिस्टिंक्शन बुक लिखी है? किसने डिस्टिंक्शन बुक लिखी है? अभी अभी हमने देखा था किसने लिखी थी? पियर बोर्दोई ने। कब लिखी थी? 1979 में। कब लिखी थी? 1979 में लिखी थी। क्लियर। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, डिस्टिंक्शन 1979 में लिखी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका देखते हैं कि हु सेड दैट हैबिटस is the product of past experience, but it always transmit their experience in an active creative fashion। मतलब जो हैबिटस है वो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और वही चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसमिट होती हैं एक दूसरे से, एक जन से दूसरे जन में। तो किसने बोला है ये बोला है पियर बोर्दोई ने। किसने बोला है? ये पियर बोर्दोई ने बोला है। किसने बोला? पियर बोर्दोई ने बोला। क्लियर। जब हम हार्लोट गार्फलिंकन की बात करते हैं तो हार्लोट गार्फलिंकन एथनो मेथोडोलॉजी से आते हैं। किससे आते हैं? एथनो मेथोडोलॉजी। एंड एंथनी गिडेंस किससे आते हैं? स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। इवान लीच किससे आते हैं? इवान लीच बेसिकली किनशिप एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किनशिप एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इनका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस एज अ बेसिस ऑफ कल्चरल अप्रोच टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी with focus on the embodiment of cultural representation in human habit and routines was originally used by। मानव आदतें दिनचर्या में से संस्कृति प्रतिनिधित्व में से मूर्त रूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए संरचनात्मक असमानता के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में हैबिटस की अवधारणा के मूल प्रयोग किसने किया था? बेसिकली इसमें सीधे सीधे पूछा कि हैबिटस की अवधारणा किसने दी है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन देने का सेंस ये है कि कैसे आप इसको मतलब आपके रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो किसने दिया था? पियर बोर्दोई ने दिया था। किसने दिया था? पियर बोर्दोई ने दिया था। हैबिटस इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछा जाता है। द मोस्ट सिस्टमैटिक जर्नल थ्योरी ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन इज गिवन बाय। किसने दिया था कल्चरल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट? किसने दिया था? पियर बोर्दोई ने दिया था। किसने दिया था? पियर बोर्दोई ने अपनी बुक द सोशल, बेसिकली इसमें ये सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी के बारे में ये बात करते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी कैसे इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, या कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से समझते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस डील विथ, की कॉन्सेप्ट की हैबिटस क्या है? कहते हैं कि सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल नहीं, सोशल स्टेटस नहीं बताता है। साइकोलॉजिकल से कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो सारे सही हो जाएंगे। क्लियर।
जैसे पियर बर्दोई का आपको पता है कि पियर बर्दोई किसके बारे में बात करते हैं, फील्ड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, फील्ड के बारे में बात करते हैं। और इरविन गॉफमैन किसके बारे में बात करते हैं, इरविन गॉफमैन बात करते हैं स्टिग्मा के बारे में, स्टिग्मा के बारे में। क्लियर। जुगन हबरमास किसके बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में। अल्फ्रेड सूज किसके बारे में बात करते हैं, रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्दोई डेवलप द आइडिया ऑफ सोशलाइजेशन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस। हैबिटस क्या है, स्किल एंड द वे ऑफ लुकिंग आउटवर्ड एट द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। ह्यूमन कैपेसिटी अपॉर्चुनिटी इम्बॉर्डेड फ्रॉम द कैपिटल, ये भी सही बात है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। बट हैबिटस पोस्टर्स द बिटवीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, विशिष्ट विशिष्ट विशेषताओं को स्थापित एवं प्रदान क्या करता है, प्रदान करता है, ये भी सही बात है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हैबिटस डज नॉट बीइंग फैमिली, फैमिली से ही शुरू होता है। बोर्दोई द क्लास प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन ए बी एंड सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी एंड सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्योर बोर्दोई का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर इसमें जो आपको पता है पहले आप उसके इरविन गॉफमैन किससे रिलेटेड है, ड्रामाटर्जिकल से रिलेटेड है। अल्फ्रेड सूज किससे रिलेटेड है, फिनोमिनोलॉजी से है। एंथनी गिडेंस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे अभी पढ़ा। प्योर बोर्दोई द थ्योरी ऑफ सोशल कैपिटल। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हु इज द फॉलोइंग सोशल साइंटिस्ट डेवलप द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। किसने रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की आइडिया डेवलप की है। तो बेसिकली हमने दो लोगों से ही रिफ्लेक्सिव सोसाइटी पढ़ा था, पियर बर्दोई और एंथनी गिडेंस। पियर बर्दोई बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी इन सोशोलॉजी, रिफ्लेक्सिविटी इन सोशोलॉजी, रिफ्लेक्सिविटी इन सोशोलॉजी। एंड एंथनी गिडेंस इसकी बात करते हैं रिफ्लेक्सिव 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 मॉडर्निटी, इसके बारे में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी एंड डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी एंड डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरेंज द राइटिंग ऑफ द प्योर बर्दे इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो इनकी सबसे पहली बुक आई थी, कौन सी आई थी, द डिस्टिंक्शन, कब आई थी, 1979 में आई थी। तो ऑप्शन सी देखिए, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद इनकी बुक आई थी इनकी बुक आई थी, इनकी बुक आई थी लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर, इनकी बुक आई थी लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये आई थी द इन रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजी आई थी 1988 में। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस आई थी 1990 में। द मस्कुलिन डोमिनेशन आया था 1988 में। क्लियर। 1998 में आया था और ये 1990 में आया था, सॉरी 1998 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियर बर्दे इन द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल द कल्चरल कैपिटल इज मैनिफेस्टेड इन द थ्रू दीज फॉर्म्स ऑफ स्टेट देयर। कौन कौन से जो कल्चरल कैपिटल है वो इनमें से आते हैं, ये कौन कौन से अवस्थाओं में अभिव्यक्त की जाती है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, इम्बॉडीड होता है, सिम्बॉलिक होता है, ऑब्जेक्टिफाइड या नेटवर्क। तो इंस्टीट्यूशनलाइज होता है ये, और इम्बॉडीड होता है एंड ऑब्जेक्टिफाइड होता है। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब बेसिकली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, इम्बॉडीड का मतलब होता है जो कल्चर, लैंग्वेज, ये नॉलेज, ये सारी चीज़ें। और जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिफाइड की, तो इसका मतलब होता है आर्टिफैक्ट्स। क्या होता है इसका मतलब, आर्टिफैक्ट्स। क्लियर। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ पियर बर्दोई। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, सीधे सीधे लगा दीजिए। आउटलाइन ऑफ द थ्योरी प्रैक्टिस कब आई थी, ये आई थी 1972 में आई थी। कब आई थी, 1972। तो ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद ये आई थी 1988 में।
एंड रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजी आई थी 1992 में, एंड ये आई थी 1990 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे थिंकर आते हैं मिशेल फूको। मिशेल फूको पावर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन एंड पनिश का इनका कॉन्सेप्ट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉलेज एंड पावर की बात करते हैं, डिस्कोर्स की बात करते हैं कि क्या पावर की जो सत्ता कैसे बनती है, इसके बारे में बात करते हैं। सर्विलियंस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, बायो पावर के बारे में बात करते हैं। इनकी जैसे बुक द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस, द बर्थ ऑफ क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश, and the very important book the history of sexuality volume 3, the history of sexuality volume 3, the history of sexuality volume 3। ध्यान रखना है, तीन किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ से देखते हैं। इनका पहला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कंपोनेंट इन द फूकोज वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा फूको की कृतियों में एक महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली का, मतलब कौन सी मेथोडोलॉजी बेसिकली उन्होंने यूज किया था। तो इन्होंने बेसिकली आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है वो एक मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। बेसिकली ये बात करते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ में कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के कैसे एक दूसरे से नॉलेज एंड पावर शेयर होता है, कि पावर कैसे बनता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन हमने देखा था कि जीएच मीड का है। फिनोमिनोलॉजी अल्फ्रेड सूज की बात करते हैं। एंड स्ट्रक्चरेशन कौन आता है? एंथनी गिडेंस। कौन आता है? एंथनी गिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि who has contributed to debate a reason, language, knowledge and power that contributed much to sociological theory। तर्क, भाषा, ज्ञान, सत्ता, उस विमर्श में से किसने योगदान दिया जिसने समाजशास्त्र सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, कि महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। तो कौन है ये? माइकल मिशेल फूको। मिशेल फूको, मिशेल फूको बेसिकली ये बताते हैं कि हाउ द नॉलेज, पावर एंड सोशल प्रैक्टिस जो होती है वो हमारी, वो कैसे इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, कैसे डिस्कोर्स बनता है, कैसे विमर्श बनता है किसी के बारे में, किसी सत्ता के बारे में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स इन राइटिंग। तो डिस्कोर्स था, अभी अभी हमने देखा किसने दिया था? मिशेल फूको ने दिया था। किसने दिया था? मिशेल फूको ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मिशेल फूको। मिशेल फूको की कौन सी किताब नहीं है? मिशेल फूको की कौन सी किताब नहीं है? देखिए इसमें सीधे सीधे आ जाता है रीडिंग कैपिटल, ये इनकी बुक नहीं है। अनुशासन, डिसिप्लिन, ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड द मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये तीनों इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक हैं जो आपको याद रखनी है। ये तीनों इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम किससे आते हैं? फंक्शनलिज्म से आते हैं। सबसे पहले बात क्लिफर्ड गेटर्स या लेविस स्ट्रॉस किससे आते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म से आते हैं। क्लिफर्ड गेटर्स इंटरप्रेटिव है माइकल फूके, मिशेल फूके, या मॉडर्निज्म से आते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म से आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा कि ए का चौथा, ए का चौथा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कहते हैं हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 3 वाज ऑथर्ड बाय। किसने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी? सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में लिखा था। किसने लिखा था? मिशेल फूको ने लिखा था। कौन कौन सी है? पहली वॉल्यूम आती है, पहली वॉल्यूम आती है क्या? द विल टू नॉलेज, नॉलेज। वॉल्यूम 2 आती है द यूज ऑफ प्लेजर, द यूज ऑफ प्लेजर। एंड वॉल्यूम 3 आती है, इसका नाम था द केयर ऑफ द सेल्फ, द केयर ऑफ द सेल्फ। 3 वॉल्यूम का नाम है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखें नॉलेज, प्लेजर एंड सेल्फ की बात करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें से आपको अगेन वही बताना है। तो अगर मिशेल फूको को पता है द पावर ऑफ डोमिनेशन की बात करते हैं, द पावर ऑफ डोमिनेशन की बात करते हैं। एंथोनी गिडेंस बात करते हैं द पावर ऑफ ह्यूमन एजेंसी की बात करते हैं। ह्यूमन एजेंसी, स्ट्रक्चर और एजेंसी दोनों दोनों लगभग क्या था, सेम था। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टीवन लिविन किससे थे, द पावर एंड डिपेंडेंसी किससे थे, किससे थे, द पावर एंड डिपेंडेंसी। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक कुछ गलत हो गया इसमें। मिशेल फूको किसकी बात करते हैं, द पावर एज डोमिनेशन की बात करते हैं मिशेल फूको। नहीं नहीं सॉरी, द पावर एज डिपेंडेंसी एंड डोमिनेशन की बात करते हैं। तो इसी से सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंपॉर्टेंट मैथोडोलॉजिकल कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट मैथोडोलॉजिकल कंपोनेंट के बारे में कौन बात करता है, निम्नलिखित में से किसने बात की है। थर्ड, तो इम्पोर्टेंट इनकी जो मेथोडोलॉजिकल था वो क्या था, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड द ऑर्डर ऑफ थिंग। ये इनकी बेसिकली मेथोडोलॉजी थी कि कैसे सोसाइटी को स्टडी करना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिशेल फूको हैज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, मिशेल फूको ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये गवर्नमेंट एंड बायोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लाइफ वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत। सोवरेनिटी एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं, आर्कोलॉजी ऑफ डिस्कोर्स एंड सॉलिडारिटी की बात नहीं करते हैं ये। तो इसमें से दो है, ए एंड सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गवर बायो पावर के बारे में भी इन्होंने बात किया, सोवरेनिटी एंड डिसिप्लिन के बारे में बात की है कि कैसे समाज में अनुशासनहीनता मतलब कैसे सर्विलियंस रखा जाता है जिससे लोग डिसिप्लिन रहते हैं। क्लियर। चलिए करेक्ट, इसमें दो ऑप्शन दिया है। ये कहते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एम्फसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज एज द पावर रिसोर्स द रिलेटेड टू आइडियोलॉजी एंड, ये कहते हैं कि भाषा की भूमिका सत्ता संसाधन के रूप में रेखांकित करता है, बिल्कुल सही है, जो विचारधारा और सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन से संबंधित है। विशेष रूप से फूको इन्हीं सिद्धांतों और उपगम पे आधारित है। तो ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन ए दोनों सही है। क्लियर, ऑप्शन ए दोनों सही है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उन सब की पीपीटी आपको इसमें मिल जाएगी। क्लियर। निम्नलिखित में से हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द फूको द आइडिया बॉडी सेल्फ एंड सोसाइटी, कि कौन था, ये थे ब्रायन एस टर्नर। ब्रायन एस टर्नर, इनकी बुक का नाम था द सोसाइटी, द सोशोलॉजी ऑफ बॉडी सिटीजन एंड सोशल थ्योरी। क्लियर, ये इनकी किताब का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बीच के क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द पब्लिकेशन ऑफ फूकोज। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, क्रोनोलॉजिकल आपको ध्यान रखना है। तो इनकी सबसे पहली किताब कौन सी थी, इनकी सबसे पहली किताब थी द मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, कब, 1961। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज आई थी 1969 में आई थी, एंड द ऑर्डर ऑफ थिंग्स आई थी 1966 में आई थी, एंड ये आया था द मेडिकल परसेप्शन आया था, द डिसिप्लिन, ये द डिसिप्लिन एंड पनिश आया था 1975 में, ये आया था 1963 में। क्लियर, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 37 लास्ट का आज का क्वेश्चन कहता है द पावर ऑपरेट्स एट ऑल लेवल ऑफ इंटरेक्शन इन ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू ऑल पीपल। हु सेड दैट, किसने बोला कि सत्ता सामाजिक अंतक्रिया के सभी स्तरों पर सामाजिक संस्थानों में सभी लोगों के माध्यम से कार्य करती है, ये किसने कहा, ये किसने कहा, मिशेल फूको ने कहा। मिशेल फूको ने कहा। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा, मतलब कल या परसों आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए। हम उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करेंगे जो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पार्ट 2 क्वेश्चन या वीडियो आपको कल मिल जाएगा।
तो आप बने रहें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। एंड अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, JRF क्रैक जोन को। थैंक यू सो मच।